नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आए हैं प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 31 जनवरी को, उसका CDP का पोर्शन लेकर, उसकी आंसर की लेकर फटाक से हम 30 क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसका क्या आंसर होने वाला है। जिन भाइयों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है वो लोग प्राइमरी लेवल का CDP जो है इस वीडियो से मिला सकते हैं, और जहाँ तक हो सकेगा एकदम सटीक आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वरना वो भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारी सीरीज़ का नंबर है वो है J। अगर आप लोगों की कोई और सी सीरीज़ है तो आप क्वेश्चन देखकर जो है अपने हिसाब से मिला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बाकी इसका क्रम जो है वो आगे पीछे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम लिखा होगा। तो उस हिसाब से आप मिला लीजिए जिस हिसाब से आपकी सीरीज़ हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो देखिए जीन पियाजे जो है वो स्कीमा से संबंधित हैं, स्कीमा की अवधारणा उन्होंने दी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार या सोच में केंद्रीकरण। हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकास जो है वो बहुआयामी होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो उनका एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो उसी के संदर्भ में हम देख सकते हैं यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों। देखते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में डैश किस पर जोर देना चाहिए ये पूछ रहा है। तो हर बच्चे का जो सामर्थ्य होता है उसको अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि चाहे जैसा भी बच्चा हो उसको एक साथ ही शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है, यानी कि विकलांग जो छात्र हैं उनको हम किस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं जो उचित हो। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो आप जानते हैं पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, पहले संवेदीगामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसको मूर्त बोलते हैं, और फिर चौथी है पियाजे की अवस्था जिसको बोलते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो आप जानते हैं कि विविध तरीक़ों से सोचना जो है वो औपचारिक चिंतन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। जब वो विविध पृष्ठभूमियों से हैं तो उन सभी क्षेत्रों से आपको उदाहरण लेने चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। दोस्तों टाइम बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, फटाफट हम आंसर ही बताते चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से अपना आंसर मिला सकें। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन, शर्मिंदगी के बारे में बताना है कि शर्मिंदगी क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना जो है वो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन, एक अध्यापिका को दिए गए
किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसीलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी कि मोटिवेशन जो है वो किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है हम उसकी अभिप्रेरणा जो है, जो मोटिवेशन है, वो बनाए रख सकते हैं। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलित उत्तेजना और कोई भी भय नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा जो है उपयुक्त है। तो यहाँ पर योग्यता जो है वो सुधार, यानी कि योग्यता में सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो यहाँ पर जो है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वेषण और संवाद। अगला है 21वां क्वेश्चन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया, तो अलग अलग बताना जो है यही आपका, इसमें ही कठिनाई होती है बच्चे को सीखने में। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन नंबर है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना जो है, यानी कि मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं कि विद्यार्थियों की जो कमियां हैं उनको हम जान सके। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों को ले सकते हैं, पर्यावरण और आनुवंशिकता के दोनों पारस्परिक से, किसी एक पर हम जोड़ नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो पहला हो जाएगा, स्वनियमन। स्वनियमन हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन। दोस्तों यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके दिए जाने चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 25 का। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है वो कहलाती है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना काम करेगी, ZPD जिसको बोलते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन जो है रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, क्या कैसा कथन है। तो ये जो है लैंगिक रूढ़वादिताओं को जो है वो दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 27 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 28वां क्वेश्चन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो 28 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की जो विभिन्न दशाएं होती हैं उनको दर्शाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। आगे बात करते हैं 29 का। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का, प्रथागत चरण कहलाता है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्वेश्चन बाल विकास का। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ 30 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपने इस CDP पोर्शन में काफ़ी अच्छा किया होगा। दोस्तों बाकी सब्जेक्ट के भी हम आंसर की लेकर आएंगे। आप लोग मिलाइए और बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।